सो वी आर स्टिल इन दिस टॉपिक एंड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वो निकाला था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन समझी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे नापते हैं वो समझा। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्पेस में एग्जिस्ट करती है तो हम उसको देख तो नहीं सकते बिकॉज इट इज़ इनविजिबल। तो व्हाट इज़ द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं स्पेस में, जिससे हम ये विजुअलाइज कर सकें या हमने लिए समझने के लिए कर सकें कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट बाय पिक्टोरियली विजुअलाइजिंग द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो जो आज का टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, इसको हम शॉर्ट में ELOF लिखेंगे, ELOF है ना। तो आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन, इमेजिनरी लाइंस drawn in space to visualize or represent the electric field existing there। तो ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने ड्रॉ किए हैं स्पेस में, जिससे हम विजुलाइज कर सकते हैं कि वहाँ पर जो इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी दिखती है या कैसे वेरी कर रही है पॉइंट टू पॉइंट। उसके लिए हमने ये ELOF का हेल्प लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ ELOF, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन स्पेस, मतलब स्पेस में हम ड्रॉ करते हैं टू विजुअलाइज और रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग देयर। तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कैसे वेरी करती है, उसको हम पिक्टोरियली दिखाने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंसिडर किया है। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ELOF, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो पहले we'll have some couple of properties to write down। पहला है the tangent drawn to the electric line of force at any point gives the direction of electric field at that point। तो हम देख पा रहे हैं कि the tangent drawn to the ELOF at any point gives the direction of electric field at that point। तो in general ELOF is a curved line। तो अगर मैं कोई इस तरह का कर्व्ड लाइन ELOF का बनाऊं और एक डायरेक्शन का भी दे दूं एरो, तो वी नो दैट एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर लोकेटेड एट एवरी पॉइंट। देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर पॉइंट पर एक वेक्टर होता है और उस पॉइंट से गुजरती हुई ये लाइन है। तो हर पॉइंट से गुजर रही है लाइन, तो हर पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं। तो समझ लिया हो गया कि अगर आपको ये जानना हो कि भाई पॉइंट A जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, उस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो पॉइंट A पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे और वो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट A का डायरेक्शन हो जाएगा। Now it's not giving you the magnitude, okay, though it's only giving the direction of the electric field at that point। C पॉइंट पर अगर हम ड्रॉ करें तो एक टेंजेंट जो है इस तरफ खींचेगी और ये हो जाएगा EC। तो you're able to see that you're able to find out the direction of electric field at any point due to this line। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन गई है वो क्या है, वो है ELOF। और ELOF के हर पॉइंट पर हम एक एक टेंजेंट खींच सकते हैं और हर टेंजेंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या बताती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बताती है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने के लिए हमने एक क्वांटिटी ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर which was basically the force per unit charge, and that's the unit of that was Newton per Coulomb। So you are able to see that if you draw the tangent at any point, it gives you the direction of the
electric field intensity vector at those points in space, and you should know that every point in space has got a unique value of electric field intensity vector. That means direction magnitude में यूनिक रहेगा, क्योंकि बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पता है कि अगर हजारों चार्ज होंगी तो भी कोई किसी एक पॉइंट पर एक ही फील्ड बनाएगी, जो कि सारे चार्जेस के कारण बनी हुई फील्ड्स की वेक्टर एडिशन होती है. So now what we'll do is we'll come to the next property of the ELOF, and the next property of ELOF says the number of electric lines of forces crossing a unit area held perpendicular at any point gives the magnitude of E vector. So you should understand what is the E vector. I told you what is E vector. E vector is the magnitude of the electric field intensity vector. तो इसको समझने के लिए फिगर से हमें समझ में आएगी बात कि अगर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हों और मैं आपको बोलूँ बॉस ये बताओ कि यार कि किधर पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड वो ज़्यादा होगी, और मैं आपको 2 पॉइंट्स दे दूँ ए और बी, और आपको पूछूँ कि कहाँ पर ज़्यादा है, तो आप बोलोगे वेट अ मिनट, लेट मी गो थ्रू दिस पॉइंट एंड लेट मी अप्लाई दैट पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. और मैं बोलूँगा कि चलो व्हाट यू विल से इज आई विल ड्रॉ एन एरिया ऑफ वन पर्टिकुलर स्क्वायर यूनिट एंड आई ड्रॉ द सेम एरिया हियर फॉर एग्जांपल. तो आपको पता चलेगा कि सेम एरिया यहाँ पर एक ही लाइन एनक्लोज कर रहा है, जबकि यहाँ पे 3 लाइन काटती हुई जा रही हैं. तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जिस एरिया से एक ही यूनिट ऑफ एरिया जो कि परपेंडिकुलर है, जिस एरिया से 3 लाइन गई हैं और जिस एरिया से 1 लाइन गई है, तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी? यस यू आर राइट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी मोर एट द पॉइंट बी देन एट ए, बिकॉज देयर आर मोर नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, and be clear that the unit area has to be held perpendicular to the electric lines of forces. And perpendicular रखते हुए जब number of lines आप count करते हो तो वहाँ पर 3 लाइन काटती हुई जा रही है, जबकि यहाँ पर एक ही लाइन काटती हुई जा रही है. तो इससे आपको पता चल पा रहा है कि ए और बी दोनों पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड एट बी इज मोर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड एट ए. मतलब कि दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो बी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए. सो आई थिंक दिस 2 points are absolutely clear. So I'll go to the third point of the property of ELOF, and we'll come to the third point. The third point says that the ELOF originate from a positive charge and terminate on a negative charge. तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस स्पेस में रखी हों तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होती हैं कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ पर एंड होंगी? नेगेटिव चार्ज पर. तो अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रख दूं तो ऑब्वियसली यहाँ से वो फील्ड लाइन निकलेगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगी, और जैसे फॉर यहाँ से एक और निकली तो ऐसे करके यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी. तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके समझेंगे कि भाई इस तरह से हम कैसे विजुलाइज करके ड्रॉ कर पाएंगे ELOF फॉर वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस. एंड we'll see that पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकली और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो गई. यहाँ से एक और लाइन निकली पॉजिटिव से और यहाँ पर टर्मिनेट हो गई. So this is the third point of the property of ELOF, and then we'll come to the fourth point. ELOF do not form closed loops. Electric lines of force कभी भी closed loops नहीं बनाते हैं. पर्टिकुलरली इस चैप्टर की हम बात करें जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर चार्जेस मूव नहीं कर रही हैं, वहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि ELOF डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स. मतलब कहीं पर भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप्स नहीं बनाएंगी. इस तरह की आपको कभी भी ELOF नहीं दिखाई देंगी.
इसका जो कारण है मैं चाहूँगा कि विद एन एक्सप्लेनेशन पुट इट ऑन अ नोटबुक एंड शो इट टू मी. I can only tell you why this kind of a closed loop is not formed in an electric field is because the reason is because electric field is a conservative field. Is a conservative field. जैसा अपन ने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो कूलम फोर्स है, इट्स कंजर्वेटिव इन नेचर. हमने पढ़ा था कि कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब होता है, इफ आई अप्लाई कैलकुलस टू इट, देन एनी कंजर्वेटिव फोर्स शुड हैव द प्रॉपर्टी दैट इफ यू टेक द एनी पार्टिकल ऑन विच दिस फोर्स इज वर्किंग अराउंड अ क्लोज लूप. क्लोज लूप मतलब जो इंटीग्रेशन के ऊपर जो सर्कल लगाया, दैट इज अ क्लोज लूप दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू अ जीरो. एंड व्हाट वी कैन डू इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, एफ की जगह अगर हम लोग क्यू ई डॉट डी आर लिखें तो हम देख पा रहे हैं कि इसको भी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव है. तो यहाँ पर ये जो चार्ज जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और उस तरफ चले जाएगा तो जीरो हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि ई डॉट डी आर को जीरो होना पड़ेगा. सो ये पूरी कहानी जो है इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन पर टिकी हुई है कि अगर आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन को समझ पा रहे हो, जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स हमने एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है उसका एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी लिखा है कि इसका जो क्लोज्ड इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज्ड पाथ होगा वो जीरो होगा. तो वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है. क्या अगर ये चीज़ अगर मीट होती है तो ऐसा हो नहीं सकता, राइट? सो अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो ये इस तरह का क्लोज लूप नहीं बना सकता. तो आई वॉन्ट यू टू थिंक डीपली एंड ट्राई टू पुट योर ओन एक्सप्लेनेशन इन द नोटबुक कि मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा होने पर ऐसा नहीं हो सकता. ये जो लिंक मैंने आपको नहीं दिए उस लिंक को आपको समझाना है. दैट मीन्स व्हेन आई एम डूइंग अ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर एंड इट टर्न्स आउट टू बी जीरो, देन माय इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स. That is the statement. There is a connection that I'm trying to ask you, and you have to put it in the homework and show it to me. Right? Now, next we come to the next property. So please note that down. Please note this. You have to note it cleanly and neatly in your notebook, so that you keep every point in your